हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हम डिस्कशन में लेंगे वो ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जो सेक्शन 139 से लेकर 148 तक के सारे सेक्शन कवर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जनरल रूल होता है 139 सबसेक्शन 1 में कि अपॉइंटमेंट कहाँ पे करना है, जनरल मीटिंग में, ठीक है, एजीएम में। और एप्लीकेबिलिटी इस प्रोविज़न की है लिस्टेड अनलिस्टेड सभी कंपनीज पे, खाली गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सभी कंपनीज में जो ऑडिटर है वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है। ये एक जनरल रूल है। और यहाँ पे बता रखा है कि जो ऑडिटर का टेन्योर है वो फर्स्ट एजीएम से लेकर सिक्स एजीएम तक होता है। वैसे तो 5 साल होता है, बट जो कहते हैं वो कहते हैं फर्स्ट एजीएम से सिक्स एजीएम। और एक रूल 3 सब रूल 7 में बोल रखा है कि जिस एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट हुआ उसी को ही आप फर्स्ट एजीएम मानो। ठीक है, तो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से सिक्स एजीएम के कंक्लूजन तक ऑडिटर का टेन्योर रहता है। ठीक है, फिर आ जाता है मैनर एंड प्रोसीजर्स। क्या होता है, ऑब्वियसली जहाँ जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है वहाँ पे तो ऑडिट कमेटी ही क्या बता देगी, रिकमेंडेशन दे देगी कि इस पर्सन को क्या है, ऑडिटर अपॉइंट करना है। जहाँ पे ऑडिट कमेटी नहीं है वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे। ठीक है, सपोज कभी ऐसा हुआ कि ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उस रिकमेंडेशन से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने उस नाम को रेफर बैक कर दिया, बोलते कि नहीं कोई दूसरा नाम इसकी जगह सजेस्ट करो। ऑडिट कमेटी नहीं मानती है। ठीक है, तो उसी नाम को प्लस अपना खुद का सजेशन प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हमने इस नाम को क्यों नहीं माना, रीज़न मतलब हमने रिकंसिडर करने के लिए क्यों बोला, रीज़न, तो ये सब एजीएम में लेकर जाना है। ठीक है, और अगर ऑडिट कमेटी नया नाम सजेस्ट कर देती है तो ठीक है। तो ये तरह का एक प्रोसीजर रहता है रूल 3 में। अब आ जाता है हम रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 एंड 139 सबसेक्शन 10। पहले ऐसा होता था कि हर एक, जैसे बोला तो है कि 5 साल तक जो एजीएम है 5 साल तक आपको क्या करना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है। तो हर साल की एजीएम में उसका मुद्दा रखा जाता था और उस मुद्दे पे अप्रूवल लिया जाता था। तो इसको बोलते थे रेटिफिकेशन का प्रोसेस। तो हर साल जो ये मुद्दा रखा जाता है ना, तो फिर उसको वापस जो अपॉइंट कर रहे हैं, अप्रूवल ले रहे हैं ना हम उस ऑडिटर के लिए, तो उसको जो रेटिफिकेशन बोले ना, वो रेटिफिकेशन बाद में कंपनीज एक्ट 2017 में शायद कुछ प्रोविजन में अमेंडमेंट होकर बोला कि इस रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ शायद आया था प्रोविजन। बट यहाँ पे जैसा इस सेक्शन में जो 139 सेक्शन 9 और 10 में बोल रखा है कि उसी डायरेक्टर को वापस रीअपॉइंट, सॉरी, उसी ऑडिटर को वापस रीअपॉइंट तब नहीं कर सकते हैं जबकि वो क्या बोलते हैं, अब उसका मुद्दा रखा या तो उसके लिए अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है, नॉट गिवन, या फिर ऐसा एसआर पास हो गया कि इसको वापस अपॉइंट मत करो। भले ही वो 5 साल का टेंडर उसका उसमें कुछ बाकी था, लेकिन बोलता है कि एसआर पास करके, या तो उसकी खुद की विलिंगनेस है कि वो नहीं अपॉइंट होना चाहता, या कंपनी ने एसआर पास करके बोल दिया इसको रीअपॉइंट मत करो, या वो किसी डिसक्वालिफिकेशन जो आगे हम पढ़ेंगे उससे ग्रसित हो गया, तो फिर उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। रिटायरिंग ऑडिटर विल नॉट रीअपॉइंटेड। नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड एट एजीएम। अगर कोई भी ऑडिटर पॉइंट रीअपॉइंट नहीं होता है तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है 139 सबसेक्शन 4 में बोल रखा है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ये एक प्रोविजन है जिसमें ऐसा बता रखा है रूल 5 में प्लस 139 सबसेक्शन 2 में, सारी लिस्टेड कंपनी और ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी है जिसका 10 करोड़ से ज़्यादा या 10 करोड़ के इक्वल पेड अप शेयर कैपिटल है, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका 50 करोड़ से ज़्यादा या 50 करोड़ जितना पेड अप शेयर कैपिटल है, उनको रोटेशन का प्रोविज़न एप्लीकेबल है। अब आप एक मुझे बात बताओ, प्राइवेट कंपनी में तो, पब्लिक कंपनी तो लगभग सारी, क्योंकि 10 करोड़ का टर्नओवर तो हर किसी कंपनी का होगा, तो सपोज कोई भी पब्लिक कंपनी होगी तो वो कवर हो ही रही है। लेकिन प्राइवेट कंपनी 50 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर में बहुत ही कम प्राइवेट कंपनीज आएगी। ठीक है, ऐसा क्यों किया, प्राइवेट कंपनी को बोलते हैं हमको आप रोटेट करो, आप एक ही ऑडिटर को रखो, आपकी कंपनी आप जानो, हमको कोई लेना देना ज़्यादा नहीं। लेकिन पब्लिक कंपनी को क्या बोला, नहीं इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, भले 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की कैपिटल है तो भी उनके ऊपर ये रोटेशन का प्रोविज़न हम लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल कंपनी रोटेशन का प्रोविज़न उनके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने साल के लिए टेन्योर इसमें दे रखा 139 2 और 4 में कि टेन्योर 5 साल तक आप इंडिविजुअल ऑडिटर है तो अपॉइंट कर सकते हो, फिर 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, मतलब 5 साल तक उसको वापस रीअपॉइंट नहीं कर सकते। और अगर फर्म है तो 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, यानी 10 साल मैक्सिमम अपॉइंट कर सकते हो, उसके बाद में 5 साल का क्या है, कूलिंग ऑफ पीरियड आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। टाइम पीरियड, हम अगर ऐसी कंपनी, यहाँ पे और कुछ प्रोविजन जैसे कि इस कंपनी, इस फर्म का एक पार्टनर था वो रिटायर्ड होकर इस फर्म में क्या हो गया, अब पार्टनर बन गया, दोनों ही फर्म इनएलिजिबल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, कूलिंग पीरियड दोनों ही फर्म के लिए लगेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड। सपोज ऐसा हुआ है कि इस फर्म का अगर एक पार्टनर था, कॉमन पार्टनर है, ये इस फर्म में भी पार्टनर है, ये इस फर्म में पार्टनर है, दोनों ही क्या है, डिस्क्वालीफाई। ठीक है,
बाकी रोटेशन किस तरह से करना है वो सारे प्रोविजंस वगैरह वो कंपनी खुद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, ये लोग डिसाइड करेंगे। ये इस रोटेशन के प्रोविजन से रिमूवल रेजिग्नेशन के कोई भी राइट अफेक्ट नहीं होते हैं, वो रूल ओवर रूल्ड करते हैं इस सेक्शन को टोटली मिला के। और सेम नेटवर्क वाली फर्म है तो उसको भी रीअपॉइंट नहीं कर सकते। नेटवर्क फर्म हमने ऑडिट में अभी अभी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, ठीक है, जिसमें सेम स्टैंडर्ड, सेम वो पोस्ट वगैरह सब क्या करते हैं वो लोग, सेम स्टैंडर्ड, सेम काम, ब्रांड वगैरह यूज़ करते हैं। नेटवर्क फर्म इंक्लूड्स द फर्म ऑपरेटिंग फंक्शनिंग अंडर द सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कॉमन कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारा प्रोविजन था। अब आ जाते हैं अपन 139(607) पे, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CNAG अपॉइंट करेगा 30 डेज में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में। तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज बोला, और फिर बोला अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं अपॉइंट कर पाते हैं तो फिर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा नेक्स्ट 60 डेज में। अब ये नेक्स्ट जो वर्ड है वो मैंने खुद मन से लगाया, यहाँ पे तो लिख रखा है विद इन 60 डेज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट 30 डेज में तो AGM में अपॉइंट होगा 60 डेज में, विद इन 60 डेज। अब ये विद इन का जो इंटरप्रिटेशन है वो मैंने बोला, क्योंकि सोचो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 दिन का टाइम दिया, जनरल मीटिंग बुलाएंगे, उसमें ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, उनको 60 दिन का टाइम तो अपन ये नहीं बोल सकते कि विद इन 60 डेज। अब वो विद इन 60 डेज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है पीरियड, या तो वो जो 30 डेज वहाँ से तो हो ही नहीं सकता जहाँ से CNAG है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 30 दिन भी इसमें इंक्लूड है एक्सक्लूड है, तो मेरे हिसाब से कुल मिला के नेक्स्ट 60 डेज में AGM के पास में टाइम है, ठीक है। अब CNAG नहीं है, कौन सी कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी, अदर कंपनी है, तो फिर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है ना, बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो फिर किसको बोला है, जनरल मीटिंग में विद इन 90 डेज बोला है, मतलब वो 30 दिन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काउंट है। AGM नहीं, सॉरी, EGM है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के, और 60 डेज में, नेक्स्ट 60 डेज, क्योंकि 90 डेज टोटल बोला है, 90 डेज उसमें बोला है विद इन 90 डेज, तो विद इन 90 डेज में शायद 30 डेज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए वो भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे जो जनरल मीटिंग वालों को मिले हैं वो कितने दिन, 60 दिन मिले हैं, तो यहाँ पे बोला है विद इन 90 डेज में EGM बुला के और फिर आप फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करो। फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर कितना रहेगा, AGM तक रहेगा, इसीलिए मैंने बोला EGM में अपॉइंट होगा, AGM तक उसका टेन्योर रहेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में, सब्सीक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के थोड़े से रूल्स वगैरह अलग से चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है कि जो गवर्नमेंट कंपनी उसमें CNAG अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंस होता है उसके 6 महीने में। CNAG क्या करेगा, सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, जिसका टेन्योर कितना रहेगा, होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM, बस AGM के कंक्लूजन तक ही क्या रहेगा उसका टेन्योर। अब आ जाते हैं कैजुअल वैकेंसी पे, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 138 सॉरी हाँ 139 सबसेक्शन 8 में क्या बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो CNAG जो है वो 30 डेज में क्या करेगा, वो कैजुअल वैकेंसी को फिल कर देगा। अगर CNAG नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज में फिल कर देंगे, और गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई है तो 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, फिल कर देंगे। यहाँ पे एक बात बोलिए, अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से है तो 3 महीने में जनरल मीटिंग बुला के मेंबर्स का अप्रूवल लो कि आपने इस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट किया है। यहाँ पे मेंबर्स के अप्रूवल की क्यों बात बोली है, वो भी सिर्फ रेजिग्नेशन के टाइम पे। सोचो अगर ऑडिटर रिजाइन करके जाना चाहता है तो कोई तो रीज़न होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उन्होंने उसको परेशान किया और वो रिज़ाइन करके जा रहा है, उसको कोई फ्रॉड वगैरह पता चलेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं हम खुद अपॉइंट करें, कैजुअल वैकेंसी होगी तो हमें अपॉइंट करने को मिलेगा, तो जनरल मीटिंग में जो अपॉइंट किया वो ऑडिटर है उसको हम निकाल देते कैसे भी करके, ठीक है। तो उसको परेशान किया, फिर वो उसने रिज़ाइन कर दिया और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया। तो जो उन्होंने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया ना, बोलते हैं कि उसको आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, ठीक है। जनरल मीटिंग वालों को पता होना चाहिए कि ये जो ऑडिटर है उसने रिज़ाइन किया है, ठीक है, और रीज़न वगैरह सब। तो इसीलिए बोला 3 महीने में आप क्या करो, अप्रूवल ले लो जनरल मीटिंग में। अब कैजुअल वैकेंसी की डेफिनेशन पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, तो फिर क्या बोलते हैं जनरल डेफिनेशन क्या है, जो ऑडिटर जो है या तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन या कुछ हो जाता है, रिटायरिंग, रेजिग्नेशन, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रसित ऑडिटर है तो फिर क्या हो जाएगी, वो उसने अपना ऑफिस वेकेट कर दिया तो उसको कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे। बट एक बात ध्यान रखना, ऑडिटर ने हामी भरी थी कि मैं ऑडिटर बनना चाहता हूँ, उसके बाद में वो रिज़ाइन करता है तो वो उसके बाद में ऑफिस वैकेट होता है तो वो कैजुअल वैकेंसी है। सपोज उसका अप्रूवल ही नहीं मिला या फिर उसने ऑफिस को क्या बोलते हैं हेल्ड ही नहीं किया, अगर ऑफिस को हेल्ड ही नहीं किया, उस प्रोसेस में चल रहे थे, ठीक है, और फिर वो चला गया तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी।
जब तक ऑडिटर ने खुद कंसेंट दे दिया, वो अपॉइंट हो चुका है, उसके बाद में अगर वैकेंसी अराइज होती है तो उसको कैंसल वैकेंसी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं ऐसे, क्रिएटेड बिकॉज रेजिग्नेशन generally means a vacancy caused the auditor cease to act as such after accepting a valid appointment. Now we are on section 139. 139 में कुछ एक्स्ट्रा ही प्रोविजन है, वो बता देते हैं। मैं ऑडिटर हूँ, ठीक है, सपोज मैं ऑडिटर हूँ, तो मेरे को क्या क्या मेरे ऊपर जिम्मेदारी, पहले तो मैं बोलूँ कि मैं एक रिटन कंसेंट हूँ। हमेशा जब हमको बोलना होता है ना, तो लिख के ही बोलना होता है। तो हम लिखते हैं, हम हमारी रिटन कंसेंट देते हैं कि हाँ हम डिस्क्वालीफाई नहीं है, हम ऑडिटर बनना चाहते हैं, ठीक है। हम कम्युनिकेट दो लोगों से करेंगे, पहला आरओसी से और दूसरा कंपनी से। कंपनी को भी बोलेंगे कि हम कंपनी सेट की जो भी प्रोविजन है उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं है और ऑडिटर बनना चाहते हैं। और आरओसी को जाके भी बोलेंगे कि हम किसी भी कंपनी हमारे सी एक्ट 1949 में कहीं पर भी हम डिस्क्वालीफाई नहीं है। हम हमारी फर्म का कोई भी पार्टनर कहीं पर भी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी नहीं है, किसी भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में उसको गिल्टी करार नहीं दिया गया है, ठीक है। ये सब उसको किसको बोलना है, आरओसी को जाके। और वो जो जैसे ही ऑडिटर अपॉइंट होता है ना, फिर कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि वो एडीटी 1 फॉर्म में आरओसी को 30 दिन में बताए कि हमने इस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट किया है और इसकी कंसेंट भी ली गई है, ये सब है, ठीक है। 15 दिन में, सॉरी पहली बार 15 दिन देखा, हर बार 30 दिन ही देखते, तो मेरे को 30 दिन एकदम से याद आ गया, सॉरी। फिर आ जाता है 140, सॉरी 139 मिसलेनियस प्रोविजंस। इसमें कुछ भी नहीं, अपॉइंटमेंट में रीअपॉइंटमेंट एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर्म है तो उसमें एलएलबी भी इंक्लूड कर दो, एक्सप्लेनेशन में बोल रखा है कि अपॉइंटमेंट है तो उसको रीअपॉइंटमेंट भी इंक्लूड कर दो, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आ जाते हैं रिमूवल रेजिग्नेशन, हाँ 140 सेक्शन। अब जाके हमारा 139 सेक्शन खत्म हुआ, अब आ जाते हैं हम 140 सेक्शन पे। तो अभी हम आ जाते हैं 140 सेक्शन पे। क्या बोलता है 140 सेक्शन? 140 सेक्शन में बोल रखा है कि रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ द स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा अगर ऑडिटर को क्या करना है, रिमूव करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन, देखो पूरा एक प्रोसेस क्या होगा, इतना आसान नहीं ऑडिटर को रिमूव करना। सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, सर्कुलर के थ्रू नहीं, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। उसके 60 दिन में, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी पिक्चर में आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसके 82 फॉर्म में विद इन प्रिस्क्राइब इज 30 डेज में, सॉरी उसके 30 दिन में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बोलो कि हम ऑडिटर को क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बोला, और उसके 60 दिन में क्या है, जनरल मीटिंग बुला, और जनरल मीटिंग में एसआर पास करवाना पड़ेगा। आपको पता होगा डायरेक्टर को रिमूव करते ओआर से चलता है, लेकिन यहाँ पे ऑडिटर को रिमूव करने की बात की है तो एसआर पास करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कौन कौन है जो बोल सकते हैं कि हमको ये ऑडिटर नहीं रखना है, एक स्पेशल नोटिस पास करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। जनरल मीटिंग में स्पेशल नोटिस कौन पास कर सकता है, क्या होता है स्पेशल नोटिस? स्पेशल नोटिस में 5 लाख और 1% ऑफ वोटिंग पावर विच एवर इज लेस, जितना होल्डिंग पर्सनस ने कर रखा उन पर्सनस का साइन होना चाहिए, उस नोटिस को बोलते हैं स्पेशल नोटिस। और वो स्पेशल नोटिस जो है वो सर्कुलेट होगा कितने दिन पहले, 14 डेज पहले जनरल मीटिंग के, जिसमें ये मुद्दा रखा जाएगा कि इस ऑडिटर को हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। 115 में स्पेशल नोटिस की डेफिनेशन वगैरह है। तो फिर जब वो सर्कुलेट हो जाएगा सब, अब 14 दिन पहले और 30 डेज पहले नहीं, एटलीस्ट 14 दिन पहले, 14 दिन का टाइम लोग को सोचने के लिए मिले ना, ठीक है। लेकिन 30 डेज पहले नहीं, वरना लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो इतना टाइम पहले ये जनरल नोटिस, ये जो स्पेशल नोटिस है वो सर्कुलेट होगा, किस बारे में कि हम इस ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं। और साथ में उस पर्सन को भी जिसको रिमूव करना चाहते हैं, यानी जिस ऑडिटर को, उसको भी जाके बोलेंगे कि हम आपको रिमूव करना चाहते हैं। वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन उस नोटिस के साथ में सर्कुलेट होगा। या फिर अगर बहुत लेट हो जाता है रिप्रेजेंटेशन देने में, या फिर ऐसा हो जाता है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाया वो, तो वो जाके जनरल मीटिंग में क्या करेगा, खुद बोलेगा, रिप्रेजेंटेशन खुद रीड आउट करेगा। अगर उस रिप्रेजेंटेशन में कोई भी कंडीशन ऐसी है या कोई भी ऐसी बात है जो कि गलत लगती है, जिसमें वो अपने आप को फेमस कर रहा है या कंपनी की क्या है इंटरेस्ट में नहीं बता रहा है, कॉन्ट्रावेंट कंटेंट है, तो ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा कि इस को रीड आउट मत करो और सर्कुलेट भी मत करो नोटिस के साथ में, ठीक है ना। या तो कोई पर्सन बता सकता है ट्राइब्यूनल को, या ट्राइब्यूनल को अपने ऑन पे लगता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि वो जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, उसमें कुछ कॉन्ट्रावेंट कंटेंट है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये सारा क्या था, रिमूवल का प्रोसेस था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर 30 डेज में सीजी 82 फॉर्म में, और बाद में 60 दिन में एजीएम बुलाई, एसआर पास करवाया, ठीक है, इतना सब प्रोसेस किया।
अम, एक स्टेटमेंट, ये सब हो गया। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड उसको देंगे, रिप्रेजेंटेशन वगैरह वो सब ठीक है। अब आ जाओ कि रिजाइन किया, ठीक है, ऑडिटर ने 140 सबसेक्शन 2 और 3 में ऑडिटर खुद जाना चाहता है, हम उसको निकाल नहीं रहे पर वो जाना चाहता है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। अगर डायरेक्टर वगैरह मिलके बोले कि नहीं मत जाओ मत जाओ, हाँ रोने भी लग जाए ना तो भी ऑडिटर को अगर जाना होगा तो वो जा सकता है, लेकिन जाने से पहले उसको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। क्या क्या फॉर्मेलिटीज़, एक स्टेटमेंट एडिटेड टू फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा। सपोज ऑडिटर इतनी जल्दी में था कि स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो फिर यहाँ पे फाइन भरो 50,000 और रेमुनरेशन विच एवर इज लेस, और मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन लग जाएगा उसके ऊपर। अगर उसने वो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया जिसमें उसने रीज़न नहीं बताया कि वो क्यों जाना चाहता है, क्यों रिजाइन कर रहा है, ठीक है, 30 डेज में वो स्टेटमेंट उसको फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। जितने भी फैक्ट्स वगैरह है ठीक है वो सब ठीक है, स्पेशल नॉलेज। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, मेरे हिसाब से ये सेक्शन 140 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 141 में, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। We are on section 141, eligibility qualification disqualification of auditor। सेक्शन 141 में क्या बोल रखा है, किस किस को ऑडिटर बना सकते हैं। तो बॉडी को ऑपरेट तो बिल्कुल अलाउड है ही नहीं, इंटीग्रिटी वाला पर्सन होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव जजमेंट दे, अनबाइज्ड ओपिनियन दे, इंडिपेंडेंट हो, ये सब तो बोला है ठीक है। ये सब तो थी अभी क्या पंचायती। अभी आ जाते हैं मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स है कि कोई भी बॉडी को ऑपरेट नहीं बन सकती, साथ में सीए होना चाहिए, वो बोलता है कंपनीज एक्ट, और सीए सीओपी वाला होना चाहिए, बोलता है हमारा सी एक्ट 1949 की, सीओपी वाला सीए स्टेचुटरी राइटर बन सकता है कंपनी का, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है, 143(1) में बॉडी को ऑपरेट नहीं होना चाहिए। दूसरा बोला है कि ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उसी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय है तो वो ऑब्वियसली क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। 144 की सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो भी वो नहीं बन सकता ऑडिटर। वो अगर कैंपी वगैरह है कंपनी का या उसका रिलेटिव कैंपी वगैरह है, नहीं बन सकता वो ऑडिटर, ठीक है। पार्टनर ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय और ऑफिसर जो है कंपनी के उनके पार्टनर हैं तो भी नहीं बन सकते क्या ऑडिटर। एम्प्लॉयमेंट या पर्सन हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर, और या फिर एम्प्लॉय है किसके, एम्प्लॉय के भी एम्प्लॉय या ऑफिसर, हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉय या ऑफिसर है उनके अंडर में कोई एम्प्लॉय वगैरह रखे हुए हैं वो भी नहीं बन सकते ऑडिटर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, हाँ और क्या बोल रखा है कि सिक्योरिटी जिसने होल्ड कर रखी है कंपनी में, कंपनी के एसोसिएट में, कंपनी की सब्सिडरी में, सब्सिडरी की होल्डिंग में, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, मतलब हमारी कोई होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी की और कोई सब्सिडरी वगैरह है वहाँ पर भी सिक्योरिटी होल्ड कर रखी नहीं चलेगा, ठीक है। एसोसिएट, हमारी कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग एसोसिएट, ये तीनों तो बिल्कुल ख़त्म। फिर हमारी जो होल्डिंग कंपनी थी ना उसकी कोई सब्सिडरी है तो इन सब में अगर सिक्योरिटी होल्ड कर रखी हमने या हमारे रिलेटिव ने तो अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पे एक्ट में बोला है कुछ रिलैक्सेशन देखी कि जो कौन हमारे रिलेटिव है वो अगर 1000 की सिक्योरिटी होल्ड करेंगे तो चलेगा, और प्रिस्क्राइब्ड इन रूल जितनी सिक्योरिटी होल्ड करेंगे तो चलेगा। फिर रूल 10 में बोला है, रूल में हमेशा अमेंडमेंट वगैरह आते रहते ना, तो रूल 10 में बोला है कि 1000 नहीं 1 लाख तक की सिक्योरिटी तक बोला है चलेगा, ठीक है। तो रूल 10 में क्या बोलते हैं कि रिलेटिव अगर 1 लाख तक की सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है तो फिर क्या है हम ऑडिटर बन सकते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा की सिक्योरिटी होल्ड कर रखी तो 60 दिन में उसको क्या करो, रेक्टिफाई करो। अभी हमारा कोई रिलेटिव जाके सिक्योरिटी होल्ड कर रखा कहाँ पे किस कंपनी में हमको क्या पता, इतना हमको नहीं पता ना एकदम से। तो फिर बोला है कि जैसे पता चले 60 दिन में तो आपको क्या करना है, 60 दिन का टाइम दिया है कि 60 दिन में आप उस डिस्क्वालिफिकेशन को क्या कर लो, रेक्टिफाई कर लो, तो फिर आपको बना सकते हैं ऑडिटर। अब रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 77 में कौन कौन थे, मदर फादर, स्टेप फादर, ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, डॉटर सन, स्टेप सन, लेकिन स्टेप डॉटर को इंक्लूड नहीं किया गया है। दिस इज द फनी डेफिनेशन, आई डोंट नो व्हाई they write this but they write this, okay। यहाँ पे a person who is indebted in excess of such amount may be prescribed the sum prescribed in 5 lakh as per rule 10। अब यहाँ पे रूल 10 में ऑब्वियसली अगर इंडेप्टेड है पर्सन या उसका रिलेटिव कितने से, जो रूल 10 में 5 लाख का अमाउंट बता रखा है उससे ज़्यादा से या उतने के बराबर, ठीक है, इंडेप्टेड है तो कंपनी सब्सिडी होल्डिंग एसोसिएट और सब्सिडी ऑफ होल्डिंग में नहीं बन सकते आप ऑडिटर। साथ में गारंटी दे रखी है, हमने खुद सिक्योरिटी होल्ड नहीं की, इंडेप्टेड भी नहीं है पर किसी और पर्सन ने होल्ड किया, हमने उसको गारंटी दिया कितने का, 1 लाख का गारंटी हमने अगर कंपनी में दे रखा है तो फिर क्या है, हमने अगर उस पर्सन के बिहाफ पे दे रखा है तो हमने या हमारे रिलेटिव
ने, हमारे पार्टनर ने, हमारी फर्म है ना तो फर्म की किसी पार्टनर ने अगर ऐसी गारंटी 1 लाख तक की दे रखी है तो भी सब्सिडी एसोसिएट होल्डिंग, सब्सिडी ऑफ होल्डिंग में नहीं बन सकते हैं ऑडिटर, ठीक है। फिर आ जाता है पर्सन हु इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज ए बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप भी नहीं चलेगा, लेकिन बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म लेंथ प्राइस पे बिजनेस रिलेशनशिप पे चलेगा, ठीक है ना। वरना तो आप जियो के ऑडिटर बन गए तो जियो की सिम भी यूज़ करना बंद करना पड़ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और आर्म लेंथ प्राइस आप दे रहे हो तो चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। फिर आ जाता है डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ऐसे डायरेक्टर के एमपी वगैरह हो तो नहीं चलेगा। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं पे और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो यहाँ पे कैसे आप ऑडिटर बन गए पता नहीं। 20 कंपनी से ज़्यादा अगर लिमिट से, तो आपको ध्यान रखो कि आपको मैक्सिमम 20 कंपनी में ही क्या करनी है, ऑडिटरशिप लेनी है। फिर अगर आप एक्स्ट्रा कंपनी में ऑडिटरशिप लोगे तो ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई हो आप 21वीं कंपनी के लिए। फिर आ जाता है इसमें 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है उन सबको इस 20 की लिमिट में काउंट नहीं किया गया है आफ्टर नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 हमें, ठीक है, ये सब पता है। 20 कंपनी में किस किस को काउंट नहीं किया, गवर्नमेंट कंपनी को भी काउंट नहीं किया क्या, गवर्नमेंट कंपनी को काउंट किया, सेक्शन 8 कंपनी को काउंट किया, सब कंपनी को काउंट किया। सिर्फ छोटी छोटी जो कंपनी है, डोरमेंट कंपनी, सोती हुई कंपनी, 1% कंपनी, 1% की कंपनी, स्मॉल कंपनी जिसका 100 करोड़ से कम पेड अप शेयर कैपिटल है, उन सबको लिए बोला एग्जामेशन है। वो भी तब जबकि 13792 में एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली आरओसी को फाइल किया जा चुका है। अ पर्सन हैज बीन कॉन्विक्टेड बाई, कोर्ट्स ने उसको कॉन्विक्ट किया है किस बारे में कि इन्वॉल्विंग इन फ्रॉड, वो पर्सन फ्रॉड में इन्वॉल्व था, 10 साल लैप्स नहीं हुए, कॉन्विक्ट यानी दोषी करार दे दिया, उसके ऊपर मुकदमा चल नहीं रहा है, उसको कॉन्विक्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब वो ऐसा फ्रॉडुलेंट वाला पर्सन है, 10 साल में तो उसको सुधरने का टाइम दिया, 10 साल लैप्स नहीं होते तब तक उसको मत बनाओ ऑडिटर। 154 की सर्विसेज दे रहा है, नहीं बनाएंगे ऑडिटर। डायरेक्टली इंडायरेक्टली मीनिंग असाइन, ठीक है वो सब। वैकेशन ऑफ ऑफिस, हमने एक बार तो ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, फिर 141 सबसेक्शन 4 में बोला है कि बाद में भी इनमें से कोई डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो जाती है तो ऐसे उसी टाइम उसको वैकेट करवा देंगे ऑफिस और उसको हम कैजुअल वैकेंसी मान के फिल करेंगे। है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा 141 सेक्शन। अब हम आ जाते हैं 143 सेक्शन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 142 में तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं बोला है, रेम्युनरेशन कितना दोगे, जितना आपको लगता है उसमें जितनी क्वालिटी है उतना रेम्युनरेशन दे देना, और कोई दूसरी सर्विसेज दे रहा है तो उसका अलग से उसको पैसा भी दे देना, उसके एक्सपेंसेस वगैरह है तो पैसा दे देना, फैसिलिटी एक्सटेंड, ठीक। रेम्युनरेशन के बारे में तो मेरे को कुछ नहीं बोलना अभी, चलो इतना बोलने के बाद तो बोल रही हूँ कुछ नहीं बोलना। Okay, now we are on 143 important section, power and duties of the auditor and auditing standards, ठीक है। 143 सबसेक्शन 1 में बोला है राइट्स टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप एज एन ऑडिटर वहाँ जाते हो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, आपको मिल जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप एक्सेस कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो, आपका अधिकार है, अधिकार, ठीक है। राइट्स टू रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन, किसी भी पर्सन से पूछताछ कर सकते हो, वहाँ पे बैठे हुए एम्प्लॉई, वहाँ पे बैठे हुए जितने भी छोटे छोटे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ऑफिसर और कौन होते हैं कंपनी में, जितने भी लोग होते हैं, मैनेजर सबसे जितने पूछताछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन बात जो आ जाती है वो आ जाती है ड्यूटीज टू मेक इंक्वायरी, कि आपने इंक्वायरी इच्छा से की बात है, ठीक है, बराबर आपकी ड्यूटी है कि इन 5 मुद्दों पे, इन 6 मुद्दों पे आपको इंक्वायरी करनी जरूरी है। वो कौन कौन से मुद्दे, उसके लिए एक मैं नाम टिक देती हूँ, ABCDEF, ठीक है। ए फॉर एडवांस एंड लोन, ऐसे एडवांस एंड लोन जिनके बारे में, जिनके ऊपर कोई सिक्योरिटी वगैरह रख रखी है, कितनी सिक्योरिटी वगैरह रख रखी है वो देखो, लोन एडवांस लिए है कि नहीं लिए कंपनी ने, पहले तो वो देखो, सिक्योरिटी वगैरह कितनी है वो सब भी देखो, साथ में उसके प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है वो लोन्स एडवांस जो दिए, ठीक है, तो वो सब भी आपको चेक करना है। दूसरा जाता है बी से बुक एंट्रीज, ऐसी बुक एंट्रीज जो फिक्टिशियस है, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है। सी फॉर कंपनीज अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग कंपनीज, जो कि क्या कर रही है, कॉस्ट से भी कम प्राइस पे सिक्योरिटीज को सेल कर रही है, ऐसी कौन सी कंपनीज है उनको भी देखो। डी फॉर डिपॉजिट्स है, कोई लोन एडवांसेस ऐसे तो नहीं है जो डिपॉजिट बता रखे हैं, वो भी चेक करो। ई फॉर एक्सपेंसेस, कौन से पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस जो कि रेवेन्यू से चार्ज कर रखे हैं, वो भी चेक करो। एफ फॉर इंटरनल नाम, एफ है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कैश रिसीव भी हुआ है कि नहीं वो चेक करो, ठीक है ना। तो ये सारा हमको क्या करना था, इंक्वायरी करनी थी, सिर्फ इंक्वायरी करनी है, रिपोर्ट तब करनी है जबकि गलत लगे, नहीं गलत लगे
तो कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। बट आगे जो मैं मुद्दे डिस्कस कर रही हूँ 143(3) के, उनमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा लगे तो बोलो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बोलो बुरा लगे, पर बोलना ज़रूरी है। हम बोलते कैसे हैं, लिख कर बोलते हैं। हम ऑडिटर है ना, हमारी आदत है, बोलते भी लिख के हैं। ठीक है, तो किन किन से मुद्दे हैं 143 सबसेक्शन 3 में, ए से लेके आई जे तक के मुद्दे हैं। A4 बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो है वो सारे एग्जामिन कर लेना कि सारे विद द आपने सारी सॉरी ऐसे आ जाता है जितने भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशंस हैं द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ वर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, जितने हमें ऑडिट के लिए जरूरी थे उतने सारे हमने इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन कलेक्ट किए हैं ए में। बी में आ जाता है जितने भी बुक्स प्रॉपर वगैरह है कि नहीं वो देखा, साथ में ब्रांचेस वगैरह की जहाँ विजिट कर सकते थे विजिट नहीं कर पाए, विजिट नहीं कर सकते विजिट नहीं कर पाए, वहाँ की रिटर्न वगैरह हमने चेक कर लिए। ठीक है, फिर सी में आ जाता है उन ब्रांचेस की जो ऑडिट जैसे किसी और ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है, जिन ब्रांचेस की रिपोर्ट ऑडिट हमने नहीं किसी और ऑडिटर ने किया, तो उस ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट हमने चेक कर लिए। तो बी और सी दोनों ही पॉइंट ब्रांच को लेके, एक तो ब्रांच रिटर्न को लेके और एक ब्रांच रिपोर्ट को लेके। ठीक है, फिर डी पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी की जो बैलेंस शीट वगैरह है P&L वगैरह है वो मैच करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। ठीक है, फिर ई से क्या है, रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर शेल स्टेटस वेदर इन ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ई से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स ने। एफ से आ जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या मैटर्स जो है वो अगर कोई एडवर्स इफेक्ट डालते हैं फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी पे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना है, रिपोर्ट करना है, मतलब लिखना है। ठीक है, जी से क्या है कि 164 सबसेक्शन 2 में कोई भी डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर उसने 3 साल तक एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिन्यूसली फाइल नहीं किए, डिपॉजिट वगैरह 1 साल तक नहीं दिया, डिविडेंड 1 साल तक नहीं दिया ड्यू होने के, वो सारे के सारे डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाई हो गए, ऐसे डायरेक्टर्स की बात है 164 सबसेक्शन 2 में लिखनी है। नहीं हुए डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो क्यों लिखे, लिखना है, रिपोर्ट करना है क्या कि 164 सबसेक्शन 2 में कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं है। ठीक है ना, ये भी लिखना है, मतलब रिपोर्ट करना है। फिर आ जाता है एच में क्या है, कोई भी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, अगर कुछ भी क्वालिफिकेशन वगैरह आईसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। अब इसमें एक बात बोलिए कि यहाँ पे 5 जून 2015 के नोटिफिकेशन जो कि फर्दर अमेंड हुआ था 13 जून 2017 को, उसमें बोला था कि ओपीसी कंपनी या ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एग्रीगेट बोरोइंग which is turnover less than 50 crore as per the latest audited financial statement, and which is aggregate borrowings from bank, financial institution, any body corporate during the financial year less than 25 करोड़, उन कंपनीज को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में ना बोलोगे तो चलेगा, बाकी सारी कंपनीज के लिए बोल देना। ठीक है, वॉलेंटरीली इंक्लूड मतलब चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो पर इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जिसका 25 करोड़ से कम का तो डिपोजिट वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग वगैरह, और कितनी बोली थी 50 करोड़ से कम टर्नओवर है तो उनको एग्जाम्प्ट किया यहाँ से, मतलब एप्लीकेबल नहीं उनके ऊपर। और जे में बोला है कोई अदर मैटर्स अगर आपको लगता है जैसे कि डिस्क्लोजर प्रॉपर है कि नहीं है, कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कोई पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह अगर कंपनी में है तो आप बोलना चाहो तो मतलब लिखना चाहो तो लिख लो उन मैटर्स पे। ठीक है, फिर रीजंस टू बी गिवन 143 सबसेक्शन 2 बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू देते कि नहीं देते, बुक्स 143(1) में इंक्वायरी की, 143(3) में रिपोर्ट की, तो 143(2) और 143(4) के बारे में बोल रही हूँ अब मैं। 143(2) जो बहुत सिंपल क्या बोलता है, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश फ्लोज और P&L आता है कि ये सब हमें क्या ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, ये सब बोल रहे थे हम। और 143 सबसेक्शन 4 में रीजंस टू बी गिवन, अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते हैं तो हमने क्वालिफिकेशन अगर कुछ लिखा है तो क्यों लिखा है उसका रीज़न। ठीक है, ये सब लिखना था और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। तो अब आ जाते हैं हम स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर 143 5 6 एंड 7 क्या बोलते हैं इसमें कि C&AG बताएगा, डायरेक्ट करेगा ऑडिटर को कि आप इस तरह से ऑडिट करो, तो हमको उस तरह के उनके जो मतलब बोले हुए डायरेक्शन से उनको हमको कंप्लाई करना है। ठीक है, सप्लीमेंट और कमेंट मतलब सप्लीमेंट्री ऑडिट का डायरेक्शन दे सकता है किसी पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट के बाद में, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में लगता है C&AG को किसकी सप्लीमेंट्री ऑडिट करवानी है, तो फिर सप्लीमेंट्री ऑडिट में जो सप्लीमेंट और कमेंट दिए जाएंगे उनको AGM में ऑडिट रिपोर्ट के साथ में पेश किया जाएगा, जिससे कि वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स मेंबर्स जिनको पता होना चाहिए कि क्या सप्लीमेंट क्या कमेंट है वो पता चले। फिर एक टेस्ट ऑडिट का राइट भी होता है, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लेकर लगता है कि नहीं इसकी तो और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, बाल की खाल निकालनी है, तो टेस्ट ऑडिट का डायरेक्शन 143 सबसेक्शन 7 में C&AG दे सकता है। यहाँ पे 143 सबसेक्शन 8 में आ जाओ। 143(8) क्या है, ब्रांच ऑडिट। हम अगर ऑडिटर नहीं है, ब्रांच ऑडिटर
ठीक है। ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटीज़ वगैरह वही 143 और 1 में जो थी सेम, रिपोर्ट इंक्वायर करना, वही मैटर्स रिपोर्ट वगैरह वो सब तो है ही है। साथ में कौन बन सकता है ब्रांच ऑडिटर, वही जो सी एस, यहाँ पे क्या बोल रखा है, द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच शेल बी ऑडिटेड बाई अ कंपनी ऑडिटर, या फिर किसी अदर जिसने क्वालिफाई कर रखा है फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। वो जो क्वालिफिकेशन उसमें डिस्क्राइब है वो सारी उसने कंप्लाई कर रखी है। आउटसाइड इंडिया वाली ब्रांच है ना, तो वहाँ जो कंप्लाई कर रखी है, वहाँ पे अगर वो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लाई करके वही कंप्लाई कर रखी है तो भी वो ऑडिटर कर ले तो भी चलेगा। ठीक है। फ्रॉड वगैरह है तो सेम ड्यूटी जो हम ऑडिटर की होती है वो है। 149 9 एंड 10 में ऑडिटर कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोला है, नफरा ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोले हैं, आईसीआई ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोले हैं वो सारे अब कंप्लाई करो, हाँ हमको पता है। अब आ जाते हैं 143 12 एंड 12 टू 15, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है। ऑडिटर जो है उसको जैसे ही 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है और वो फ्रॉड दिखता है 2 दिन में, 2 दिन में वो क्या करेगा, ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता देगा कि मुझे फ्रॉड दिखा है। ठीक है। 45 दिन का इंतजार करेगा उनके रिप्लाई का कि उन्होंने इस पर क्या रिप्लाई किया। फिर नेक्स्ट 15 दिन में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बोलेगा कि ये फ्रॉड था, मैंने क्या बोलते हैं, इन लोगों ने ये रिप्लाई किया, किन लोगों ने, ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये रिप्लाई किया, और मेरे इनके ऊपर ये कमेंट किया है कि उन्होंने जो रिप्लाई किया उसमें मुझे और क्या क्या लग रहा है मेरे कमेंट। ठीक है। तो ऑडिटर क्या क्या, एक तो किस तरह का फ्रॉड है, साथ में रिप्लाई क्या मिला है उसको, उसके ऊपर उसके कमेंट सब मिलके किसको 15 दिन में किसको बता देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बाई चांस अगर 45 दिन में उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो उनके रिप्लाई को तो छोड़ो, हमारे पास जो भी फ्रॉड है और उसके ऊपर हमें जो भी लगता है वो सब किसको बता दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दो। ठीक है। सेम प्रोविज़न किस में बताना है, एडीटी 4 फॉर्म में, अपना मेंबरशिप नंबर साइन वगैरह भी करना है। ठीक है। जो भी फॉर्म बता रखा है उसमें सेम प्रोविज़न, कोस्ट ऑडिटर पे सेम प्रोविज़न सेक्रेटरी ऑडिट में लगता है फ्रॉड के रिगार्डिंग। अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो ऑडिट कमेटी को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दो क्या क्या, नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रॉक्सीमेटेड अमाउंट और पार्टीज इन्वॉल्व, साथ में डिस्क्लोज करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में, बोर्ड रिपोर्ट में यही सब डिटेल्स, नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रॉक्सीमेटेड अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व, फिर हमने क्या रेमेडियल एक्शन लिया है उसके ऊपर, रेमेडीज एक्शन जो भी हमने टेकन वो सब, हमने जो भी रेमेडियल एक्शन लिए हैं वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे। ठीक है। ऑडिटर की लाइबिलिटी नहीं है, deemed to be guilty of breach of his duties by reasons of his reporting any matter to CG। अगर यहाँ पे नॉन कंप्लायंस होता है प्रोविजन का तो मिनिमम फाइन 1 लाख का, मैक्सिमम 25 लाख का। ठीक है। फ्रॉड मिलता है नहीं बताते हो तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ 143(15) के लिए बोला है 1,25,00,000 का फाइन। ठीक है। अब आ जाते हैं 144, जो ऑडिटर सर्विसेज नहीं दे सकता वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। वैसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी जो है सर्विसेज टू बी अप्रूव्ड, हर सर्विस को देने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी अप्रूव करनी चाहिए, लेकिन कुछ सर्विसेज तो अगर आपने दिए तो आप ऑडिटर बन ही नहीं सकते, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसी कंपनी के। पहले तो बुक कीपिंग की, इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, रेंडरिंग आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस और मैनेजमेंट सर्विसेज। ऐसी कोई भी सर्विसेज अगर आप उस कंपनी में देते हो तो उस कंपनी के आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। टैक्स ऑडिट लिखा है क्या कहीं पे, मतलब टैक्स ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक इंसान कर सकता है, बन सकता है। ठीक है। इंटरनल ऑडिट, एक्चुरियल, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 145 में ऑडिटर्स टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, या तो वो या उसका पार्टनर क्या कर लेगा, साइन कर लेगा ऑडिट रिपोर्ट को। ठीक है। फिर आ जाता है ऑडिटर्स टू अटेंड द जनरल मीटिंग 146 में, ये ड्यूटी है या ऑडिटर का राइट है, ड्यूटी है ऑडिटर की, उसको अटेंड करनी है जनरल मीटिंग। ठीक है। बट एक राइट दिया है कि अगर वो खुद नहीं अटेंड कर पाता है तो उसके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसको बोले कि चलो मैं नहीं कर पा रहा, आप मेरी जगह पे क्या है इस मीटिंग में बैठ जाओ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सारे मेंबर्स मिलके ये डिसाइड कर लेते हैं, एग्जाम्प्ट कर देते हैं उसको, एग्जाम्प्ट द ऑडिटर फ्रॉम अटेंडिंग जनरल मीटिंग, अगर कंपनी खुद ही उसको एग्जाम्प्ट कर देती है कि आप नहीं अटेंड करोगे तो चलेगा। ठीक है ना, जनरल मीटिंग को अटेंड नहीं करोगे तो चलेगा, तो फिर अगर अटेंड नहीं किया तो कोई बात नहीं, वरना उसकी ड्यूटी है कि उसको अटेंड करना है। ये पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंट 147 में बोल रखा है कि अगर 139 से लेकर 146 तक में से कोई भी सेक्शन अगर कंप्लाई नहीं किया, कंपनी के ऊपर 25,000 से 5 लाख तक की पेनाल्टी, ऑफिसर को तो 1 साल तक जेल में भी भेज सकते हैं और 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी, और ऑडिटर के ऊपर देखना 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ हिज रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस, जितना मैक्सिमम अमाउंट, और मिनिमम 25,000। ठीक है। और ऑडिटर को भी जेल में रख सकते हैं क्या, अगर इंटेंशनली उसने कुछ गलती की है, फ्रॉड किया है, ऐसा कुछ विलफुली नोइंगली
1 साल तक जेल में रख सकते हैं। और फिर उसका फाइन भी बढ़ जाएगा, मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन, जितना उसको फाइन लगेगा। ठीक है। फिर आ जाता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्विक्शन ऑफ द ऑडिटर कॉन्ट्रावेंशन। जितना उसने को रेम्यूनरेशन मिला ना, सारा वापस देना पड़ेगा उसको, साथ में जितने डैमेजेस वगैरह किसी भी पर्सन को उसकी रिपोर्ट की वजह से हुए हैं, उसकी वजह से हुए डैमेजेस भी सारे पे करने पड़ेंगे। उसकी ज्वाइंटली और सेवरल लायबिलिटी है फर्म के साथ में। ठीक है। कोस्ट ऑडिटर के बारे में बोला है 148 के अंदर, कोस्ट ऑडिटर क्लास ऑफ द कंपनी इंगेज इन द प्रोडक्शन। ठीक है। नेचर ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड है, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल लेबर। ठीक है। कंसल्टेशन बिफोर मेकिंग ऑर्डर, बिफोर इशूइंग एनी सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ कंपनीज रेगुलेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट। ठीक है। मैंडेटरी है या नहीं है? मैंडेटरी तब है जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोले, बाकी मैंडेटरी कोस्ट रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है, कोस्ट ऑडिट करवाना तब मैंडेटरी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तब। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कब बोलेगा? जब उनकी जो नेटवर्थ टर्नओवर है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा चले जाते हैं तो। अपॉइंट कौन करेगा कोस्ट ऑडिटर को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है। कोस्ट ऑडिटर शेल बी, मतलब 143 में जो सेक्शन है वो सब, 139 में जो क्वालिफिकेशन है वो सब उसके ऊपर लगेगा। ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर 139 शेल नॉट बी अपॉइंटेड। कोस्ट ऑडिटर और कंपनी ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक ही जना बन सकता है क्या? 189 में जिसको अपॉइंट किया उसको कोस्ट ऑडिटर नहीं बनाएंगे, ये लाइन बोली थी हम। कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। जहाँ पे ऑडिट कमेटी नहीं बना रखी है वहाँ पे फिक्स कौन करेगा? रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जहाँ पे ऑडिट कमेटी बना रखी है वहाँ पे ऑडिट कमेटी वगैरह सब मिल के फिक्स करेंगे, रिकमेंड करेगी ऑडिट कमेटी उसका रेम्यूनरेशन। उसको कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ठीक है। कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करनी होगी 30 डेज में, और कंपनी फर्निश करेगी, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसको फर्निश करनी पड़ेगी, और जैसे ही वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फर्निश करता है 30 डेज में, कंपनी किसको बता देगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कोस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट है वो, अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।